नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। कल कांग्रेस के घेराव के चलते स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। बड़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूं। पंडरी से विधानसभा के बीच सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। घेराव को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। सुरक्षा लिहाज से ये फैसला महत्वपूर्ण था। कल कांग्रेस विधानसभा घेराव करने वाली है। नियंत्रण कमेटी के सदस्य इसको आयोजित करेंगे और ये बड़ा प्रदर्शन कल होने वाला है और इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जो भी स्कूल पंडरी से लेकर विधानसभा के बीच में आते हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा लिहाज से ये फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किस दिशा में ये प्रदर्शन चला जाए, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। और हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी दीजिएगा। स्कूलों को भी निर्देशित कर दिया गया, स्कूल व्यवस्था, कल स्कूलों को भी छुट्टी दे दी गई प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल रसिका, देखिए मंडी गेट के पास में तमाम कांग्रेसी एकत्रित होंगे और मंडी गेट से ही जो विधानसभा की ओर है वो कूच करने वाले हैं। ऐसे में अगर मंडी गेट से मैं लेकर विधानसभा के बीच में बात करता हूं तो आत्मानंद स्कूल एक पढ़ता है, इसके अलावा 2 से 3 निजी स्कूल भी पढ़ते हैं। तो वो तमाम स्कूलों को कल बंद रखा जाएगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से ही, यानी कि दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन शुरू होना है। तो इसके लिए सुबह से ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मंडी गेट के आसपास जुटना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर सुबह से ही स्कूल बंद कर दिया गया। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था भी एक बनाया गया है। बड़ी कक्षाओं को, यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों को इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो छोटी कक्षाएं हैं, यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक के, या फिर PP1 PP2 और क्लास 1 की स्थिति में बात करूं तो वो तमाम स्कूलों को बंद रखा जाएगा, क्योंकि कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे शामिल होंगे, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस ने इसको बंद रखा है। इस संबंध में तमाम स्कूलों को लेटर जारी कर दिया गया है और पुलिस विभाग की ओर से यह लेटर जो तमाम स्कूलों को दे दिया गया है। तो कल स्कूल पंडरी से लेकर विधानसभा तक के बीच के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। बिल्कुल रोहित, और सुरक्षा लिहाज से जरूरी भी है, क्योंकि प्रदर्शन कौन सा रूप ले ले ये अभी हम नहीं जानते, कल क्या स्थिति बनती है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला बिल्कुल जरूरी था। तमाम जानकारी के लिए रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, धमतरी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवीन शासकीय प्राथमिक शाला में पानी भर गया है। देखिए, स्कूल के बाहर बच्चे बस्ता लेकर पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं, यानी स्थिति वहां पर बद से बदतर हो चली है। तस्वीरों में देख लीजिए, वहां पर आपको बच्चे दिखाई देंगे, पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये पानी कब हटेगा, क्या व्यवस्था है। और ये जो तमाम दावे और वादे होते हैं उनकी भी पोल खुलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। स्कूल के बाहर बच्चे बस्ता लेकर पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए भला, नवीन शाला की इस स्थिति से स्कूल निर्माण में लापरवाही का आरोप लग रहा है। और साथ ही धमतरी जिले के करीब 8 किलोमीटर दूर ये स्कूल मौजूद है, जहां पर, और मेरे सहयोगी नितेश गर्ग मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, वैसे तो दावे बड़े बड़े होते हैं कि सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाती है बारिश के पहले, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। बिल्कुल रसिका, आपने सही कहा। नया भवन है, नई बिल्डिंग बनाई गई है, और जब उसे बनाया गया तो इन चीजों का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो बड़ी लापरवाही है कि बरसात में किस तरह से वहाँ ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, पानी कैसे निकलेगा, तमाम चीजें हैं। और ऐसी तस्वीर के बीच देखिए बच्चे किस तरह से परेशान हैं। स्कूल जाने के लिए तो आए हैं, लेकिन स्कूल में कैसे चले जाएं, वहां तो बिल्डिंग ही डूब रही है, तो बच्चे तो वहां डूब कर तैर कर जाएंगे नहीं। तो ये बड़ी लापरवाही है स्कूल के निर्माण में भी, और वहाँ के स्थानीयों में भी इस चीज को लेकर गुस्सा है। वहां पर जरूरत थी कि अच्छे तरीके से डंपिंग करके और फिर उसकी नींव ऊंची करके भवन बनाई जाती, लेकिन ये नीचे जो नींव रखी गई है यही नीचे सिस्टम को दिखाती है कि किस तरह से सिस्टम की लापरवाही के कारण आम जनमानस, बच्चे और भविष्य इस देश का परेशान होता है। रचिका, बिल्कुल। नितेश, आप किसी जिम्मेदार से बात करने की आपने कोशिश की, बात करिएगा, उनसे भी समझिएगा आखिर कहाँ हो जाती है इतनी बड़ी गलती और इसका निरीक्षण क्यों किया नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रचिका, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग से बात हो पाए हमारी जिला शिक्षा अधिकारी से, और इस तरह की और भी जो समस्याएं हैं अलग अलग
विस्तार न्यूज। ठीक है नितेश, आप कोशिश करिएगा कि लोगों की समस्या दूर हो पाए, क्योंकि विस्तार न्यूज है आपका अपना चैनल और हम जनता की आवाज लगातार इसी तरह से उठाते रहेंगे। नितेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। रायपुर से खबर है जहां पर शंकर नगर मेन रोड में कई साल पुराना पेड़ गिरा है। स्कूटी से जा रही महिला पेड़ के नीचे दब गई। देखिए आज रायपुर में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से आंधी तूफान भी सुबह से है। महिला को पेट पे चोट आई है। पुलिस के द्वारा महिला को अस्पताल भेज दिया गया। दोपहिया वाहन चकनाचूर हो गया है। पुलिस और स्थानीय लोग पेड़ हटाकर ट्रैफिक वहां पर सुधार करवा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। शंकर नगर का ये पूरा मामला जहां पर मेन रोड में कई साल पुराना पेड़ गिर गया जिसमें एक महिला को चोट लगी और साथ ही उसकी स्कूटी चकनाचूर हो चुकी है। मेरे सहयोगी रोहित एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, इस पूरे मामले का क्या कुछ अपडेट है? महिला को ज्यादा चोट तो नहीं आई है? बिल्कुल जैसिका, देखिए महिला सुरक्षित है, उसके पेट में चोट आई थी और उस वक्त मैं अभी वहीं पे मौजूद हूँ। ये सामने आप जो जहाँ से बस आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी वहीं पर पेड़ गिरा था और ये शंकर नगर का मेन इलाका है, मेन रोड है जहाँ पर ये पेड़ गिरा था। और फिलहाल स्थिति में बात की जाए तो पेड़ को हटा लिया गया है और महिला भी अस्पताल में पहुँच चुकी है। तमाम पुलिस के अधिकारी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कब की घटना है ये? करीब 12 बजे ना, हाँ 11-12 बजे की घटना है। पेड़ गिर गया था यहाँ पे अचानक। बहुत अच्छा है कि आगे चौक में सिग्नल बंद था, नहीं तो आने और जाने वाले के ऊपर गिर सकता था। वैसे 2-3 मोटरसाइकिल और एक जने लेडीज़ को चोट लगी थी उसमें। लेडीज़ कैसे हैं और वो व्यक्ति कैसे हैं जिनके मोटरसाइकिल खराब है? सब सुरक्षित? सब सुरक्षित है ना। महिला को अस्पताल भेजा गया है ना, और तत्काल 10-15 मिनट में उसको पेड़ को हटवा दिया गया है नगर निगम। पेड़ काफ़ी पुराना था क्या कि जर्जर स्थिति में था? फिर पेड़ तो बहुत बढ़िया था, वो अब जड़ से उखड़ के गिर गया वो अचानक, हवा के कारण। हवा पानी कारण। तो बिल्कुल रसिका, देखिए हवा के कारण वो बिल्कुल, पेड़ था जड़ से लगातार उखड़ गया सुबह से तेज बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से ये घटना हुई होगी। तो चलिए ये अच्छी बात है कि किसी को ज्यादा इसमें नुकसान नहीं हुआ है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रोहित आपका। रायपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। 29 अगस्त को राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान करवाया जाएगा। खेल अलंकरण वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए 1329 खिलाड़ियों ने आवेदन किया है और आवेदनों का परीक्षण करने के लिए चयनित खिलाड़ियों का सम्मान होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आपको बड़ी जानकारी एक बार फिर से दे दूं। 29 अगस्त को राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। खेल अलंकरण वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 1329 खिलाड़ियों ने आवेदन किया है और आवेदनों का परीक्षण करने के बाद चयनित खिलाड़ियों का सम्मान इसमें होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए खोमन साहू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खोमन, जानकारी दीजिएगा, खेल अलंकरण समारोह में किस आधार पर खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा और क्या व्यवस्था और क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए लगातार रसिका, छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और यही कारण है खेल दिवस के मौके पर ये सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, इसके अलावा प्रदेश भर से जो खिलाड़ी है जिनको सम्मानित किया जाना है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। पिछले कार्यकाल में आपने देखा था कि खिलाड़ी पिछले 5 सालों से राज्य अलंकरण पुरस्कार के लिए जो है अलग अलग जगहों पर आवेदन करते हुए नजर आते थे, लेकिन 5 सालों तक कांग्रेस की जब सरकार थी पुरस्कार भी खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। अब विष्णु साय की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है तब से ये खेल अलंकरण फिर से शुरू होने वाला है और इस बार इसमें भी है वो खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी करने वाले हैं। रसिका, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव रायपुर पहुंच चुके हैं और यहां वे कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही 24 तारीख को होने वाले विधानसभा घेराव की तैयारियों की समीक्षा भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वे विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाली है। तो कांग्रेस कल एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है और उस लिहाज से भी
कई मायने में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार कांग्रेस कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है। बलौदाबाजार में घटित आगजनी और हिंसा मामले में कोतवाली पुलिस ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ की और पुलिस ने मामले को लेकर 3 बार नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपना बयान दर्ज कराने कोतवाली थाना पहुंचे। इस दौरान विधायक यादव ने आगजनी मामले में अपनी भूमिका लेकर पुलिस के पास बयान दर्ज कराया। इधर बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक से हिंसा और आगजनी मामले में 100 से ज्यादा सवाल पूछे। बलौदाबाजार की जो घटना है, इस पूरी घटना में उच्च स्तरीय सही तरीके से जांच होनी चाहिए, सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और इस पे स्पष्टता आनी चाहिए। जो भी बिंदुओं पर सवाल आए, सभी सवालों का हमने स्पष्टता से अपनी बात रखी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के गलत काम में आंदोलन के समय सम्मिलित थे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बलौदाबाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था। फिर उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो अनुपस्थित रहे। फिर आज दिनांक को विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र के बाद वो बलौदाबाजार आए और कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे और कुल जो क्वेश्चन थे वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास उनसे पूछा गया और काफ़ी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जो उसका उत्तर उन्हीं के पास था। उनसे पूछा गया और उन्होंने उसके जवाब दिए थे। सूरजपुर में फिर एक बार सिस्टम खाट पर नजर आया और साथ ही एक मरीज को 1 किलोमीटर तक खाट के सहारे नदी पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक दावों की पोल खुलती भी नजर आई। दरअसल पूरा मामला प्रतापपुर ब्लॉक के बोंगा गांव का बताया जा रहा है, जहां एक 55 वर्षीय ग्रामीण की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो गया। जहां ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दिया, लेकिन नदी में पुल नहीं होने के कारण मरीज को खाट पर लेटाकर 1 किलोमीटर की दूरी तय कर नदी पार करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल मरीज का प्रतापपुर अस्पताल में इलाज जारी है। तो आप तस्वीरों में देख लीजिए सूरजपुर में किस तरीके से तस्वीर सामने आई है, जो प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख देने वाली तस्वीर है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधा लोगों के लिए सपना जैसा। आप देखिए कि एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है, उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना होता है, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन नदी पार करना पड़ रहा है पहले एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए और खाट में लाद कर पहले उस व्यक्ति को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, फिर अस्पताल तक वो व्यक्ति पहुंचा। तो ये तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े करती है। सूरज साहू इस वक्त सूरजपुर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ ऑलरेडी बयां कर दे रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से जो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि ग्रामीण अंचल तक जो मूलभूत सुविधा है लोगों को पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या सुविधा मिल रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी रसिका, देखिए प्रशासनिक दावे तो अपने जगह हैं, होते हैं, लेकिन हर बार यही दावे किए जाते हैं कि सुगम और सुविधा युक्त सुविधाएं दी जाएंगी मरीज को, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो या और किसी चीज की बात हो। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो ये प्रशासनिक दावों की पोल खोलती हैं। ऐसा ही एक मामला ये प्रतापपुर के बोंगा ग्राम पंचायत का है, जहां एक मरीज को बेहोशी की हालत में 1 किलोमीटर दूर तक नदी पार कराया जाता है, वो भी खाट पे लेटा के, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है शासन को लेकर कि किस प्रकार की यह प्रशासनिक व्यवस्था है। और ऐसे में उस मरीज को बेहोशी की हालत में प्रतापपुर लाया जाता है। हालांकि एम्बुलेंस नदी के एक किनारे पे खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे जो हैं प्रशासन के वो फेल होते नजर आते हैं मरीजों को सुविधा देने के मामले में। हालांकि अभी मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और जैसा भी है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और बिल्कुल सूरज, और कई बार इन्हीं वजहों से लोगों की जान तक पर बात आ जाती है, क्योंकि समय में वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन अब कब जागेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
खबर है राजधानी भोपाल से, जहां मंत्री तुलसी सिलावट की कार का एक्सीडेंट हो गया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। घटना के समय कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जा रहे थे मंत्री। तुलसी नगर की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। हादसे के बाद दूसरी कार में सवार होकर मंत्री गए थे। तो बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री तुलसी सिलावट की कार का एक्सीडेंट हो गया। घटना के समय कैबिनेट की बैठक में शामिल होने मंत्री जा रहे थे और ये पूरी घटना तुलसी नगर की बताई जा रही है और पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। हादसे के बाद दूसरी कार में सवार होकर मंत्री को भेजा गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट की कार का एक्सीडेंट हुआ है। घटना के समय कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री पहुंच रहे थे और उसी दौरान तुलसी नगर में ये घटना हो गया और उसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर हादसे के बाद दूसरी कार में सवार होकर मंत्री जी को वहां से भेज दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरे प्रकरण में मंत्री को तो चोट नहीं आई है? देखिए रसिका, मामूली चोटें आई हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट को। बहरहाल जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और जो गाड़ी आ रही थी न्यू मार्केट से लिंक रोड नंबर 2 की तरफ, और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मंत्री आगे गाड़ी में मौजूद थे, बैठे हुए थे, लेकिन उनको सिर्फ मामूली चोट आई है, हाथ में कुछ खरोंचे आई हैं। बहरहाल जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली कि हादसा हुआ है और मंत्री घायल हुए हैं, फौरन ही हबीबगंज पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और गाड़ी को सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 घंटे के लिए 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है और 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो रही है जोरदार बारिश और इसको लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया और मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। देखिए, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। कई घटनाएं हो जाती है, रास्ते जाम नजर आ रहे हैं, कहीं पर पेड़ गिर रहा है, आंधी तूफान भी लगातार जारी है और मौसम विभाग ने भी सतर्क किया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए खोमन साहू मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, क्या कुछ मौसम विभाग द्वारा कहा गया है? देखिए रसिका, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, 11 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से बारिश हुई है, बस्तर संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अलग अलग राज्यों से उनका संपर्क टूट गया है, जिला मुख्यालयों से उनका संपर्क टूट गया है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम लगातार सतर्क है, प्रशासन भी वहां लगातार नज़र बनाए हुआ है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में राजधानी रायपुर में लगातार सुबह से बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। क्योंकि जब जब खेती किसानी का दिन आता है, अगर खासकर धान की बुआई होती है, तो ऐसे में बारिश नहीं होती तो किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है और आने वाले जो 2-3 दिनों तक बारिश होगी, किसानों की अच्छी फसल की ये उम्मीद है और यही कारण है कि किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है। अभी तो फिलहाल किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, उम्मीद भी बढ़ गई है इस बार किसानों को। लेकिन साथ ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती सड़कें भी देखी जा रही है, जहां पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए खोमन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, जिसमें सरकार ने इस बार युवा, महिला, किसानों पर ज्यादा फोकस किया है। और आप तो जानते हैं कि विस्तार न्यूज तो विस्तार न्यूज है। जैसे ही बजट पेश हुआ, हम पहुंच गए सीधा ग्राउंड जीरो पर और जाना बजट को लेकर लोगों की क्या राय है। देखिए, तो देखिए, मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो चलिए बात करेंगे स्टूडेंट से और शिक्षकों से भी। आप बजट को कैसे देख रही हैं? मैम, अभी बजट मैंने एनालिसिस किया ही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आया और मैं क्लासेस ले रही हूँ। आप बताइए, आपने बजट देखा? मैम, जस्ट एट अ ग्लांस देखा है मैंने। मुद्रा लोन की जो लिमिट थी, अर्लियर इट वाज 10 लाख एंड इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 20 लाख रुपीज़। आप कैसे देख रही हैं बजट? ये जो स्लैब रेट मैडम जो चेंज हुआ है ना, तो स्लैब रेट में चेंजेस जो आए वो पॉजिटिव चेंज है। तो देखिए, मैं कह रही थी कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल पे दिखा दिया। चलिए और भी स्टूडेंट से मैं बात करूंगी, आप कैसे देख रही हैं?
युवाओं के दृष्टि से? अगर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट गुड है। आप बताइए। मेरे हिसाब से बजट बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पर फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है। तो आपने सुना कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, तो बजट पर अलग अलग इसी तरीके से रिएक्शन मिल रहे हैं। तो चलिए देखने वाली बात होगी अब सरकार आगे क्या फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज के साथ रसिका पांडे, रायपुर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर कई वर्गों को उम्मीद थी और उसमें ये रियल सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर भी एक है। रियल स्टेट सेक्टर को क्या मिला है, किस तरह व्यापार में फायदा होने वाला है, अविनाश ग्रुप के एमडी आनंद सिंघानिया बता रहे हैं, सुन लीजिए। मोदी सरकार का बजट आ चुका है और बजट उम्मीदों पर कितना खरा रहा, व्यापारी वर्ग से भी बातचीत की हमने। अब एक बार फिर से आपको अविनाश ग्रुप के एमडी से मिलाते हैं, सिंघानिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? अभी बोलना थोड़ा जल्दी होगा कि उम्मीदों पे खरा उतरा बजट, क्योंकि पूरा फाइन प्रिंट अभी क्लियर नहीं है। बट मोटा मोटी जो दिख रहा है, अगर मैं रियल स्टेट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रियल स्टेट पर्सपेक्टिव में बहुत क्लैरिटी नहीं है। हम लोग को उम्मीद थी कि आम उपभोक्ता जो है, हाउसिंग फॉर ऑल वाली जो बात है, उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो एक जो मुझे बड़ा कदम दिख रहा है कि 3 करोड़ मकान बनेंगे, बनाने का प्रस्ताव है सरकार का, तो वो एक बहुत बड़ा कदम है जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएगा और अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल की दिशा में एक बेहतर कदम ये होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो परसेंटेज है उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया गया है और हाउसिंग फॉर ऑल पे फोकस किया गया है। और आम उपभोक्ता के लिए अभी क्या इंकरेजमेंट है वो देखना बाकी है। बिल्कुल, देखिए, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और आम लोगों के लिए जो छूट मिला है उसका असर मार्केट में आने वाले दिनों पर मिलने वाला है और तमाम सेक्टर जो है वो खिले हुए नजर आ सकते हैं। इसमें रियल स्टेट का भी सेक्टर है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।